नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश राजा की वास्तविक स्थिति की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजमुकुट की शक्तियां क्या हैं और उसकी विशाल शक्तियों की चर्चा की थी। कानूनी दृष्टिकोण से राजमुकुट की शक्तियां अत्यंत विशाल हैं और वे सभी शक्तियां ब्रिटिश राजा में निहित हैं। किंतु सवाल यह उठता है कि व्यवहार में भी क्या राजा उतनी ही शक्तियों का स्वामी है? इसका उत्तर यह है कि यथार्थ में राजा की उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल, संसद और लोक सेवा के सदस्य मिलकर करते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजा केवल शक्तियों का नाम मात्र का धारक है या राजा के नाम से सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल, संसद और लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ हम इस रेखा चित्र के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि राजा की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका किसी भी संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। मंत्रिमंडल की निजी और गुप्त बैठकों में यह तय किया जाता है कि किस प्रकार के आदेश दिए जाने हैं। उन आदेशों या उन किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं, उन कानूनों को यथार्थ में मंत्री ही उनका प्रस्ताव तैयार करता है। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यदि चाहता है कि इस प्रकार का आदेश निकलना चाहिए, तो उनकी इच्छा के अनुरूप ही वो आदेश तैयार होता है और उसे राजा के पास राजा के आदेश के नाम से भेजा जाता है। यानी कि एक आदेश जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तैयार करते हैं और कानून की नजर में वह आदेश प्रधानमंत्री का या मंत्री का आदेश नहीं माना जाएगा, वरन वह आदेश राजा का आदेश माना जाएगा। राजा के पास पहुंचने से पहले उस आदेश पर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार एक मंत्री के हस्ताक्षर के साथ जब यह आदेश राजा के पास जाएगा, तो कानून की नजर में यह राजा का आदेश बन जाएगा और राजा के इस पर अंतिम हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजा के नाम से वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। ब्रिटेन की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजा जो भी करता है वह ब्रिटिश जनता के कार्यपालिका प्रतिनिधि के रूप में करता है और कार्यपालिका के सभी कार्य संसदीय नियंत्रण के अधीन होते हैं। इस स्थिति को यदि इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए तो हमें भली प्रकार से यह समझ में आएगा कि राजा की वास्तविक स्थिति क्या है। हम देख सकते हैं कि जनता, ब्रिटेन की जो जनता है वो राजनीतिक संप्रभु है। अर्थात वास्तविक संप्रभुता की जो स्वामिनी होती है किसी देश में, वो जनता होती है। जनता स्वयं शासन नहीं करती, किंतु शासन के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजती है। तो जनता आम चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि संसद में भेजती है और इस प्रकार संसद का निर्माण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसलिए ये चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये पहली सीढ़ी है उत्तरदायित्व की, कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि संसद में भेजती है और संसद के ये सदस्य
जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें चुन करके भेजा है। दूसरी सीढ़ी पे हम यह देख सकते हैं कि संसद के इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों में से सरकार के मंत्री बनाए जाते हैं। और ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि अभिसमय यह है कि संसद के निचले सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और सदन में उसके सहयोगियों में से ही वह अपने अन्य मंत्रियों का चुनाव करवाता है। तो इस प्रकार से संसद के भीतर से ही बहुमत दल के कुछ व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनते हैं। यह जो प्रधानमंत्री या जो अन्य मंत्री हैं, ये मंत्री क्योंकि संसद में से चुने जाते हैं, इसलिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जनता के प्रति संसद के सदस्यों का उत्तरदायित्व है, किंतु मंत्रियों का उत्तरदायित्व संसद के प्रति है, क्योंकि संसद ने ही उन्हें चुन करके मंत्री बनाया है। इस प्रकार से यह दूसरी सीढ़ी समाप्त होती है। तीसरी सीढ़ी पर हम ये देखते हैं कि संसद में से ही जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री बनाया जाता है, उन्हीं को राजा अपने मंत्रियों के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए उन्हीं को राजा मंत्री पद की शपथ दिलवाता है। राजा के द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाने का अर्थ यह है कि राजा उन्हें अपने मंत्री के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए क्योंकि ये मंत्री जिनको कि राजा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और राजा उन्हें अपने मंत्री के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए इनका उत्तरदायित्व राजा के प्रति होता है। तो राजा के द्वारा शपथ और ये राजा जो है वो इन्हें अपना मंत्री के रूप में स्वीकार करता है, तो ये राजा के प्रति भी उत्तरदायित्व है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ इन मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है। वे एक तरफ राजा के मंत्री होने के नाते राजा के प्रति उत्तरदायी हैं। राजा क्योंकि कार्यपालिका का नाममात्र का या कार्यपालिका का प्रधान होता है, इसलिए मंत्री राजा के कहलाते हैं, किंतु ये मंत्री क्योंकि संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए ये संसद के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कड़ियां से विभिन्न कड़ियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और यह जो राजा है यह भी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता ने ही इसको अपने राजा के रूप में स्वीकार किया है। जनता चाहती है कि राजा इस देश पर शासन करे या इस देश के राज्य का अध्यक्ष बने। इस प्रकार राजा भी अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता अपने राजनीतिक कर्तव्यों का संपादन अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसलिए राजा के सारे कार्य संसदीय नियंत्रण के अधीन होते हैं और क्योंकि संसद अपने कार्य अपने में से ही चुने हुए मंत्रियों को सौंप देती है, जो कि एक तरफ तो राजा के मंत्री हैं, दूसरी तरफ संसद के सदस्य भी हैं और ये कार्यपालिका का निर्माण भी करते हैं। इसलिए व्यवहारिक स्थिति ये है कि संसद के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं वास्तव में वे मंत्री ही करते हैं और राजा के द्वारा भी जिन कार्यों का संपादन किया जाना है वो कार्य भी मंत्री ही करते हैं। इस प्रकार से जो वास्तविक शक्ति का केंद्र है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल बन जाता है। तो यह हम देख ही सकते हैं कि राजा के नाम से जो भी कार्य किया जाता है वो सब संसदीय नियंत्रण के अधीन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जब राजा के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो
उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो इस बात से तय होगी कि राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग किस प्रकार, किस हद तक कर सकता है, या उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां हैं भी या नहीं, या वह केवल रबर की मोहर या स्वर्णिम शून्य की तरह ही कार्य करता है। क्योंकि राजा के नाम से शासन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। राजा स्वयं शासन नहीं करता, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के कार्य राजा के नाम से करता है। इसलिए उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह केवल रबर स्टैंप या गोल्डन जीरो है, यानी कि वह ऐश्वर्यशाली तो है किंतु उसकी ऐश्वर्य में शक्तियां शून्य हैं, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन राजा का इतना लंबा 1500 साल का जो इतिहास है, उस इतिहास में यद्यपि उसकी शक्तियों की दृष्टि से धीरे धीरे शक्ति शून्यता की स्थिति आ गई है, किंतु फिर भी अपने इस इतिहास का परिणाम ये है कि व्यवहार में राजा के पास कुछ विशेष शक्तियां और प्रभाव अभी भी शेष हैं। उनका अध्ययन हमें राजा की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए करना चाहिए। लेकिन उसकी स्थिति को जानने से पहले जो वहां पर कुछ जो मुहावरे चलते हैं उनका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। पहली बात तो राजनीतिक मुहावरा ये है कि राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इस कथन का तात्पर्य यह है कि क्योंकि राजा स्वयं कानून का निर्माता है, और जो कानून का निर्माता होता है वह कानून से ऊपर होता है। इसलिए क्योंकि राजा कानून से ऊपर है और कानून के दायरे में उसका कोई भी कार्य नहीं आता है, पहली बात यह है, इस कथन का तात्पर्य यह है। दूसरा यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो गलती नहीं कर सकता, किंतु फिर भी यदि यह मान लिया जाए कि राजा कोई गलती नहीं करता, तो इसका अर्थ यह है कि राजा कोई कार्य भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, केवल वो ही व्यक्ति कोई गलती नहीं कर सकता। इसलिए यह मान लेना चाहिए इस कथन के अनुसार कि राजा कोई कार्य भी नहीं करता। तीसरी बात यह है कि जब राजा कोई कार्य नहीं करता तो वह दूसरों से भी कोई कार्य नहीं करवाएगा, या दूसरों से भी किसी भी प्रकार के गलत कार्य नहीं करवाएगा। राजा न तो स्वयं कोई कार्य करता है और न ही दूसरों से वह कोई कार्य करवाता है। इसलिए वह किसी को ऐसा आदेश भी नहीं देगा और इस रूप में वह कोई गलती नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि राजा यदि कोई कार्य करता भी है तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी होना चाहिए। इस कथन का आशय यह भी है, और यहाँ हम देख ही सकते हैं कि राजा के द्वारा किए गए कार्य का जो उत्तरदायित्व है वो मंत्री लेता है, क्योंकि राजा के आदेश के साथ प्रत्येक मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए यदि कानूनी रूप से कोई अभियोग चलाया जाएगा तो वह उस मंत्री के ऊपर चलाया जाएगा। राजा प्रत्येक कानून से ऊपर माना जाता है, उसकी हैसियत, क्योंकि वह स्वयं कानून का स्रोत है, वह स्वयं न्याय का स्रोत है। इसलिए उस पर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि राजा कोई कार्य नहीं करता, और जो कोई कार्य नहीं करता उसके पास कोई शक्तियां भी नहीं होती। वह केवल एक ऐसा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है जिसके लिए यह मान लिया जाता है कि वह कानून से ऊपर है। दूसरा कथन, राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता। इस कथन का आशय यह है कि राजा के नाम से सारा शासन किया जाता है। इसलिए जिसके नाम से पूरा शासन चलता है वह वास्तव में
राज्य का अध्यक्ष होता है। तो राजा राज्य का अध्यक्ष तो है, सारे राजनीतिक कार्यों का संपादन उसी के नाम से होता है, किंतु वास्तविक शासन की जो शक्तियां हैं वो राजमुकुट नामक काल्पनिक संस्था में निहित है। इसलिए राजा राज्य करता है, वह केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष है। वास्तव में उसकी शक्तियों का जो हस्तांतरण है वो राजा के हाथ से निकलकर राजमुकुट के पास चली गई हैं, और राजमुकुट एक सामूहिक संस्था का नाम है जिसमें मंत्री और संसद, मंत्रिमंडल और संसद ये मिलकर के, और राजा भी, राजा, मंत्रिमंडल और संसद ये तीनों मिलकर के राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजा का नाम होता है, मंत्रियों का काम होता है और संसद का नियंत्रण होता है। ये तीनों मिलकर के राजमुकुट का निर्माण करते हैं। बेजोट ने राजा की वास्तविक स्थिति की चर्चा करते हुए उसके 3 महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया है। वो परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। अर्थात एक प्रभावशाली राजा यदि चाहे तो अपने प्रभाव से इन 3 अधिकारों के माध्यम से शासन को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। परामर्श देने का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजा अपने लंबे जीवन के परिणाम स्वरूप उसे बहुत अधिक राजनीतिक अनुभव होता है। वह अपने जीवन में बहुत सारी सरकारों का उत्थान और पतन देख चुका होता है। राजमहल में सारी राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं, राजमहल उनका साक्षी होता है। इसलिए नई आने वाली सरकार को जितना परिपक्व परामर्श राजा दे सकता है, राजा से उपयुक्त कोई दूसरा व्यक्ति ब्रिटेन में सरकार को परामर्श देने वाला नहीं है। उसके द्वारा दिए गए परामर्श जनता के सामने भी एक सम्माननीय परामर्श के रूप में आते हैं, और यदि कोई प्रधानमंत्री राजा के परामर्श की उपेक्षा करता है तो आने वाले आम चुनावों में उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरा है प्रोत्साहन देने का अधिकार। इसका तात्पर्य ये है कि राजा यदि अपनी अच्छी सरकार की यदि प्रशंसा करता है, उसके प्रोत्साहन देता है, तो यह इस बात का प्रतीक समझा जाता है कि सरकार ने अच्छा कार्य किया है, इसीलिए उसे राजा से प्रोत्साहन मिला है। इसलिए नए मंत्री और जो सरकार है वो और अधिक उत्साह के साथ कार्य करते हैं। तीसरा है चेतावनी देने का अधिकार। यदि सरकार कोई गलत कार्य करती है तो राजा राज्य के हित में और अपनी जनता के भले के लिए उस सरकार को केवल यह कह करके चेतावनी दे सकता है कि आपके इस कार्य का प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा करना चाहिए। राजा के द्वारा दी गई छोटी सी चेतावनी भी जनमत निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार करती है। तो बेजोट के अनुसार ये 3 अधिकार यद्यपि अत्यंत अनौपचारिक प्रकृति के हैं, किंतु एक राजनीति में रुचि रखने वाला और प्रभावी व्यक्तित्व वाला राजा इनके माध्यम से राजनीति की दिशा को बदल सकता है। राजा के पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं और उन विशेषाधिकारों का प्रयोग राजा को विशेष स्थितियों में करने का अधिकार रहता है। यदि एक विवेक संपन्न राजा हो और वो अपने का विवेक का प्रयोग करे तो उन विशेष परिस्थितियों में वह अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके भी अपनी वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यदि आम चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है या किसी युद्ध के समय में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी व्यक्ति को बहुमत मिलने पर भी किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक हो जाए, तो उन परिस्थितियों में राजा के पास एक निश्चित स्वविवेक का एक सीमा रहती है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग करके राजनीति की दिशा को बदल सकता है।
लोकसभा को भंग करने का अधिकार। यदि प्रधानमंत्री स्वेच्छाचारिता से कार्य करता है और वह लोकसभा को अपनी कठपुतली बना देता है, तो ऐसे में राजा के पास यह विशेषाधिकार रहता है कि वह लोकसभा को भंग कर दे। इस प्रकार से वह एक तानाशाही सरकार की तानाशाही को रोक सकता है। मंत्रियों को बर्खास्त करना, वह जिन मंत्रियों को प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, विशेष परिस्थितियों में वह उन्हें बर्खास्त करने की भी उसके पास शक्ति होती है। और अगला है पीयर की उपाधि। पीयर की उपाधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी उपाधि को प्रदान करने के परिणाम स्वरूप ही लॉर्ड सभा की सदस्यता मिलती है। इसलिए लॉर्ड सभा के निर्माण में राजा की विशेष भूमिका होती है। यदि किसी विशेष समय में सरकार की आवश्यकता के अनुसार राजा यदि पीयर की उपाधि प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा बहुत अधिक प्रभाव का उपयोग कर सकता है। विधेयक पर वीटो करने का भी राजा के पास विशेष अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि राजा यदि चाहे तो किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। निषेधाधिकार का यह विशेषाधिकार यद्यपि राजा ने 1707 के बाद एक बार भी प्रयोग नहीं किया है। महारानी एन वो अंतिम रानी थीं जिन्होंने इस अधिकार का प्रयोग किया था, किंतु फिर भी यह विशेषाधिकार राजा के पास सुरक्षित है और इसका प्रयोग वह कर सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में राजा की वास्तविक स्थिति यह है कि वह संसदीय नियंत्रण के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर अपनी नाममात्र की मोहर का उपयोग करता है, किंतु एक प्रभावशाली राजा के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब बैजोट के अनुसार इन 3 अधिकारों के द्वारा वह अपनी महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाता है। अब यह प्रश्न है कि राजा के पास जो इतने महत्वपूर्ण उसका जो प्रभाव है उसका आधार क्या है। तो हम देख ही चुके हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में परामर्श, प्रोत्साहन और चेतावनी देने के 3 अधिकार राजा के प्रभाव को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। विभिन्न राजाओं का प्रभावशाली व्यक्तित्व राजा के प्रभाव को बढ़ाता है। महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम और एडवर्ड सप्तम ये ऐसे राजा थे कि इनके व्यक्तित्व ने राजा के प्रभाव और राजा के स्थिति को महत्वपूर्ण बना दिया था। राजा का जो अनुभव है, लंबा अनुभव, यह अनुभव भी राजा के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। फिर संसदीय शासन की कार्यविधि ऐसी होती है कि उसमें राजा को अनेक कार्य करने होते हैं। राजा लोकसभा के महानिर्वाचन के पश्चात जो पहला संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। यदि किसी भी आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तब भी राजा अपने महत्वपूर्ण विवेक का प्रयोग करके उस समय राजनीतिक स्थिति का स्वयं संचालन करता है। राजा की निष्पक्षता, राजा केवल जनता का प्रतिनिधि होता है। विभिन्न सरकारें उसके सामने आती हैं, गिरती हैं, और वो सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के प्रति पूरी तरह निष्पक्ष रह करके केवल लोक हित में कार्य करता है। राजाओं का यह जो इतिहास रहा है, उन्होंने भी राजा के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य किया है। और अंतिम है, राजपद एक विशेष ऐश्वर्यशाली और एक बहुत ही स्वर्णिम पद है, गौरवपूर्ण पद है, और इस पद ने ब्रिटेन की जनता के स्वाभिमान को और आत्माभिमान को बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए ब्रिटेन में यद्यपि राजा की
वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, किंतु फिर भी राजा एक महत्वपूर्ण प्रभाव का स्वामी है। अब जिस प्रश्न पर विचार करना है वो है, ब्रिटेन में आखिर राजपद का औचित्य क्या है। राजा लोकतंत्र का वाहक है। राजा ने स्वयं अपनी शक्तियों का जो त्याग है वो लोकतंत्र के पक्ष में कर दिया है। राजा निष्पक्ष है, उसने दलगत राजनीति से ऊपर रह करके हमेशा ही जनता की भलाई के लिए कार्य किया है। अंग्रेज जाति हमेशा ही राजतंत्र के पक्ष में रही है और अंग्रेजों का ये नारा रहा है कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, अर्थात राजा मर सकता है लेकिन राजतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा। अंग्रेज जाति रूढ़िवादी जाति है और राजतंत्र की इस परंपरा से भी उसे बहुत प्रेम है। राजाओं का जो व्यक्तित्व है 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी में बहुत मोहक व्यक्तित्व रहा है। महारानी विक्टोरिया एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की धनी, एक दीर्घ शासन करने वाली महारानी रही। एडवर्ड 7 एक हंसमुख राजा रहे और एलिजाबेथ सेकंड जो वर्तमान में महारानी हैं वो अप्रतिम सौंदर्य की धनी हैं और सद्गुणी हैं, इसलिए उनके गुणों से भी वहां की जनता बेहद मुग्ध है। राजाओं का निर्दलीय चरित्र राजपद के औचित्य को दर्शाता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, विभिन्न राजनीतिक दल दलबंदी में फंसते हैं, किंतु उन सब के ऊपर राजा एक ऐसा निर्दलीय व्यक्ति होता है जिसके ऊपर जनता को पूरा भरोसा होता है कि राजा दलीय राजनीति में नहीं फंसकर केवल जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। वह सरकार का स्थायी परामर्शदाता होता है। जो भी सरकार आती है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, प्रधानमंत्री को यह विश्वास रहता है कि राजा के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा वह सरकार के लिए भी हितकारी होगा और जनता के लिए भी हितकारी होगा। राजाओं का इस प्रकार का जो चरित्र रहा है, उन्होंने भी राजपद को उचित ठहराया है। फिर संसदीय प्रणाली की यह आवश्यकता होती है कि इसमें 2 प्रकार के कार्यपालिका अध्यक्षों की आवश्यकता होती है, एक तो नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। राजा का जो पद है वो संसदीय प्रणाली की इस आवश्यकता को पूरा करता है और वो नाम मात्र का शासन का जो अध्यक्ष है वो संसदात्मक प्रणाली के अनुकूल है। राजपद उपयोगी है क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जब सरकार वास्तव में नहीं हो, जब ऐसा हो सकता है कि संसद को भंग कर दिया गया है, उस समय कोई सरकार कार्यरत नहीं है या किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे समय में राजा ही ब्रिटेन की राजनीति का संरक्षक होता है। और क्योंकि राजा प्रत्येक समय में बकिंघम पैलेस में, जो उसका अधिकृत निवास स्थान है, वहां रहता है, इसलिए ब्रिटेन की जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है कि जब जब संकट आएगा राजा हमारा संरक्षक होगा। राजा ब्रिटेन की एकता का प्रतीक है और राजाओं के कारण ही जनता को यह विश्वास रहता है कि वे हमारे राजा जब राजमहल में होते हैं तब हम गहरी नींद सो सकते हैं। पूरे देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधने वाला यह ऐश्वर्यशाली पद ही है जिसके कारण जनता आत्मगौरव का अनुभव करती है। आर्थिक औचित्य यह है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रधान है, उस पर यदि चुनाव का खर्च आए तो प्रति 5 वर्ष में होने वाले चुनाव अत्यंत ही अधिक व्ययकारी साबित होते और राजा जिसके लिए कोई चुनाव नहीं करवाना पड़ता, और राजा जो सन 2009 के पश्चात तो ब्रिटेन की महारानी भी आयकर वहन करती हैं, और इसके अलावा राजा बहुत सारी आय का भी एक जरिया होता है। बहुत सारे
कलात्मक मंचों पर सिनेमा, फैशन आदि ये सभी ऐसे कार्य हैं कि इन क्षेत्रों में राजा के नाम से जो कला दीर्घाएं लगती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनकी तरफ जनता का स्वाभाविक लगाव होता है। इस प्रकार बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है वो राजा के नाम से किया जाता है और आर्थिक गतिविधि में बहुत लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कारण यह है कि एक लंबे समय तक ये कहा जाता था कि ब्रिटेन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की जनता को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का जो एक प्रोत्साहन है वो इस राजा के कारण ही मिला था और ये राजा ही था जिसने पूरे विश्व के अधिकांश हिस्सों पर शासन करके ब्रिटेन के गौरव को बढ़ाया था। इस प्रकार आज यद्यपि वास्तविक शक्तियों की दृष्टि से राजा के पास कोई भी शक्तियां नहीं हैं, किंतु फिर भी ब्रिटेन में राजपद के इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने औचित्य को देखने का प्रयास किया है और इसलिए ये कहा जाता है कि पूरे संसार में से राजतंत्र समाप्त हो सकता है, किंतु ताश के पत्तों में जो 4 राजा हैं और एक ब्रिटेन का राजा, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। यही राजा का महत्व है। धन्यवाद।